हे एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करता हूं YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का कवर करेंगे। अनवांटेड कर्ब्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल आपको बताएगा कि व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो मिसलीडिंग मैसेजेस या अफवाहें आती हैं, सरकार उनको कैसे कंट्रोल करने का प्लान कर रही है। क्लास बिल्कुल बेसिक से है। इस क्लास की खूबी यही है कि हम कॉम्प्रिहेंशन को, ग्रामर को और वोकैब को, तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं। और जो भी आप इसमें सीखेंगे, क्लास के लास्ट में इस क्विज पे आपको अप्लाई करना है। 10 में से 10 आपको नंबर मिल जाएं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। पूरे मन से क्लास को लेना। आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहा है जी अनवारंटेड कर्ब्स। नए वर्ड्स होंगे आपके लिए। देखिए, वारंट करना यानी किसी चीज़ को मांगना। जब सरकार आपके खिलाफ वारंट निकाल दे, यानी आपको बुलाया जा रहा है, मंगवाया जा रहा है कोर्ट के अंदर। कोर्ट वारंट निकालती है ना, तो आपका एक समझ गए ना, गिरफ्तारी का वारंट आपने सुना होगा। तो वारंट वर्ड तो आपने समझ लिया, किसी चीज़ को मांगना। वारंटेड यानी मांगा हुआ, और अनवारंटेड मतलब जिसको आपने मांगा नहीं था। हिंदी में बोलते हैं बिन मांगा या बेफालतू का। कह रहे हैं जी बिन मांगे, बेफालतू के या फालतू के कुछ कर्ब्स यानी रेस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां सरकार हम पे लगाना चाहती है। कर्ब्स क्या होती हैं? पाबंदी। हिंदी में बोलते हैं पाबंदी, लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, ये कौन सी पाबंदी है भाई जो हमने मांगी नहीं है और फालतू की हैं? टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। कह रहा है जी फैक्ट चेकिंग कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू इम्पोज सेंसरशिप। कह रहा है फैक्ट चेकिंग का जो काम है, फैक्ट चेकिंग क्या होता है? कोई मैसेजेस आपके पास आए व्हाट्सएप पे, वो मैसेजेस सरकार के पास से होके आएंगे। पहले सरकार चेक करेगी कि वो बात सच है झूठ है। इसको बोलेंगे फैक्ट चेकिंग। कह रहे जो सच झूठ निकालने का जो आपने ठेका उठाया है फैक्ट चेकिंग का, ये एक बहाना नहीं हो सकता है, एक्सक्यूज नहीं हो सकता है इम्पोज करने का सेंसरशिप को। कल को ऐसा भी हो सकता है कोई मैसेज सही हो, ट्रू हो, लेकिन वो सरकार के खिलाफ जाता हो, तो सरकार क्या बोलेगी? ये मैसेज तो गलत है, ये तो बिल्कुल मिसलीडिंग मैसेज है, और इस तरीके से उस मैसेज की आवाज़ को दबा देगी, सेंसरशिप कर देगी। तो कह रहे जी हमें पता है फैक्ट चेकिंग के नाम पे आप अपनी क्रिटिकल जो मैसेजेस हैं, आपको आलोचना करने वाले जो, समझ गए ना, मैसेज हैं सोशल मीडिया पे, आप उन मैसेजेस को दबाना चाहते हो, सेंसरशिप करना चाहते हो। आपको तो सिर्फ इतना बोल देना कि इस मैसेज में ये वर्ड देखो, ये वर्ड गलत है, इस वजह से पूरा मैसेज आगे नहीं जाएगा। समझ गए? फैक्ट चेकिंग सब्जेक्ट है। कैन नॉट बी इसकी वर्ब है। अच्छा, सेंसरशिप मेरे ख्याल से आप समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेंसर यानी किसी चीज़ को काट छांट करके उसमें चेकिंग करना, है ना, क्या सही है क्या गलत है। जब आप किसी चीज़ के अंदर की अच्छाई बुराई को बताने का ठेका ले लेते हो, यही होता है अंग्रेजी में सेंसर करना। अब ये जो अनवारंटेड वर्ड है, जो चीज़ आपने मांगी नहीं, बिन बात की है, उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं सिनोनिम्स। जैसे इसको अननेसेसरी बोलते हैं, अनकॉल्ड फॉर बोलते हैं, और एक बहुत अच्छा एडवांस वर्ड है ग्रेचुइटस। ग्रेचुइटस बोल के देखो, लिख के देखो, एडवांस है ये, वो कैब में आने वाला वर्ड है ये। ऐसी चीज़ जो आपने मांगी नहीं, मुफ्त में मिल गई, ग्रेचुइटस। ठीक है, किसी की सलाह मिल जाए, ग्रेचुइटस सलाह। कोई आपको फ्री में कुछ काम चीज़ दे दे आपको, जैसे किसी ने आपको मैच की टिकट दे दी, है ना, कुछ समझ गए ना इस तरह की, तो उसको भी ग्रेचुइटस टिकट बोलेंगे, जो आपने मांगी नहीं थी, आपको मुफ्त में उपहार के तौर पे मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कैब आज कायदे की है, अच्छी वो कैब है, पूरा बेनिफिट उठाना। 5-6 वर्ड्स हैं आर्टिकल के, एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को अभी से एक लाइक और एक शेयर दे दो। अगर इस क्लास से आपको कुछ लर्निंग मिलती है तो आपके एक लाइक से और शेयर से हमें भी काफ़ी रीच मिलती है, जरूर से दिया करो। एग्जाम्स की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पासिस की अगर आपको ज़रूरत है तो आप फ़ायदा ले सकते हैं टेक्स्ट बुक की ऑनगोइंग सेल का। पिछले कुछ वक्त से मॉक टेस्ट पासिस के दाम बढ़ गए हैं, 700 रुपये के आसपास हो गए टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट पास, जो कि सेल में आपको मिल रहा है 608 रुपये में। कूपन लगाना है YT10। इस कूपन को लगा करके 1 साल का मॉक टेस्ट पास आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेनो, जितने भी एग्जाम्स हैं इनका कंबाइंड मॉक टेस्ट पास मिल जाएगा। 75,000 के आसपास इसमें मॉक टेस्ट होंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो SSC CGL के Tier 1 Tier 2 के लगभग 1000 नए टेस्ट, है ना, इसमें ऐड हो चुके हैं। पास का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, टेक्स्ट बुक का आपको लिंक दिखाएगा फर्स्ट कमेंट में। जो भी प्राइस आपको उस लिंक से दिखाए, आपको उस पर कूपन लगाना है YT10। आपका प्राइस घट के हो जाएगा 608 रुपये। तो कूपन लगाना ना भूलें, अपनी सेविंग्स को बचा करके रखें। कमेंट सेक्शन में आपको पास का लिंक मिल जाएगा। राइट, वो कैब शीट थोड़ी जूम इन कर दूं आपके लिए। पहला वर्ड है कोअर्शन।
बोल के देखो इसको, कोअर्शन, दबाव, किसी के ऊपर प्रेशर, है ना, फोर्स। पुलिस शुड नॉट कोअर्शन, पुलिस को दबाव या प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कब? वाइल क्वेश्चनिंग पीपल अक्यूज इन सिविल क्राइम्स, क्वेश्चन करते हुए, सवाल जवाब करते हुए ऐसे लोगों से जो सिविल क्राइम्स में आरोपी हैं। सिविल क्राइम्स क्या होते हैं? जिसमें आपने किसी को मारा पीटा नहीं है, रेप नहीं किया, मर्डर नहीं किया, किसी को अपहरण नहीं किया। सिविल क्राइम्स मतलब चेक दिया था, चेक लिया था, किसी का पैसा, है ना, इस तरह के क्राइम्स होते हैं। तो दीवानी मामलों में पुलिस को फिजिकल कोअर्शन का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए। कोअर्शन को कंपल्सन, इंटिमिडेशन और ड्यूरेस भी बोलते हैं। यूल सी द वर्ड कोअर्शन इन इट्स एडजेक्टिव फॉर्म इन द आर्टिकल टुडे। कोअर्शन मतलब दबाव, प्रेशर। कोअर्सिव मतलब ऐसी चीज़ जो दबाव डाले। कोअर्सिव एडवाइस हुआ मतलब जो आपको दबाव के साथ दी गई एडवाइस है कि आपको माननी ही पड़ेगी, तो वो दिए कोअर्सिव, है ना, एडजेक्टिव फॉर्म में। वर्ड्स की फॉर्म चेंज करना सीख लो, देखते देखते ही, पढ़ते पढ़ते ही आएगा। कुछ फॉर्मूला तो इसका है नहीं। कोअर्शन नाउन बन गया, कोअर्सिव एडजेक्टिव बन गया। पर हर बार जब भी आपको मौका मिले किसी वर्ड की दूसरी फॉर्म जानने का, डिक्शनरी के थ्रू या पढ़ते हुए, तो उस पर खास फोकस डाला करो। कोई मुझसे पूछ रहा था सर क्या ज़रूरत है अलग अलग फॉर्म सीखने की? आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताओ, क्या सुंदर और सुंदरता में कुछ फ़र्क है या नहीं? वो सुंदर है या वो सुंदरता है? सुंदर है, उसमें सुंदरता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? दोनों सुंदर सुंदर ही हैं। सुंदर सुंदरता, सुंदर यानी ब्यूटीफुल और सुंदरता यानी ब्यूटी। एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आपको जैसे हिंदी में यूज़ करते हो वैसे अंग्रेजी में भी वर्ड्स को सही तरीके से यूज़ करना है। अगला वर्ड है सेटायर। सेटायर का मतलब होता है उपहास, सरकाज़म, आयरनी। जब आप कहते कुछ हो और आपका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे कोई आदमी खूब खा रहा है, उसको आप बोलते हो ना, अरे यार खाना वाना छोड़ दिया क्या, क्या हो गया? कोई आदमी बहुत मोटा हो गया मान लीजिए, तो आप उसको क्या बोलते हैं? मजाक से बोलते हैं ना, क्या हुआ भाई, खाना वाना नहीं खा रहे क्या आजकल? तो ये आप उपहास करते हैं, सटायर करते हैं। द मूवी इज़ अ क्लेवर सटायर। ये मूवी एक बहुत चतुर तरीके से, क्लेवर तरीके से किया हुआ सटायर है। और किस पे? ऑन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, एड बनाने वाली कंपनियों की इंडस्ट्री पे, है ना। इस इंडस्ट्री में कैसे कैसे उल्टे सीधे काम होते हैं। सटायर वर्ड को आप मॉकरी या पैरोडी भी बोलते हैं। सटायर से एक वर्ड बनता है सटायरिस्ट। ऐसा आदमी जो सटायर करता हो, जो न्यूज़पेपर में कुछ कैरिकेचर्स बनाए, कार्टून्स बनाए, है ना, कुछ ऐसी बात लिखे उल्टी सुलटी जिसमें हंसी आए आपको सुन के। पहले एक जग सुरैया का आता था, भूल गया मैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम का नाम मैं भूल गया। जग सुरैया उसके ऑथर हुआ करते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में आता था। तो उसमें हंसी मजाक वाली बातें होती थी, लेकिन मुद्दा बड़ा संवेदनशील होता था। चलिए, सटायर आपने देख लिया। अगला वर्ड है रेकलेस। देखिए, रैक का मतलब होता है केयर, कॉशन, सावधानी। रेकलेस मतलब ऐसा आदमी जो कि बहुत केयरलेस हो, और अपने लिए तो हो ही हो, आसपास के लोगों के लिए भी हो। जैसे कोई आदमी बहुत टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहा है, या कोई आदमी किसी को कुछ भी बोल देता है, तो रेकलेस आदमी है, रेकलेस लोग हैं, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता दूसरे को क्या बुरा लगे, क्या नुकसान पहुंचे। रैश ड्राइवर्स आर केयरलेस ऑफ देयर ऑन सेफ्टी एंड शो रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन एल्स। जो रैश ड्राइवर होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा गाड़ी चलाने वाले लोग होते हैं, वो अपनी सेफ्टी के लिए तो केयरलेस होते ही हैं, साथ ही साथ वो रेकलेस डिसरिगार्ड भी दिखाते हैं, ऐसी उपेक्षा दिखाते हैं जो बेपरवाही की है, रेकलेस है, दूसरों की सेफ्टी के लिए भी, अपने आसपास के लोगों के भी। तो रेकलेस को आप बेपरवाह भी बोल सकते हैं एक तरीके से। रेकलेसनेस इसकी नाउन फॉर्म होगी, रेकलेसली एडवर्ब फॉर्म होगी। यू सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, अगला वर्ड है सरकमस्टेंस। बहुत अच्छे से पता होगा, हालात को, सिचुएशन को, कंडीशन को अंग्रेजी में बोला जाता है सरकमस्टेंस। द आइलैंड नेशन इज गोइंग थ्रू एक्सट्रीमली डेंजरस सर्कमस्टेंसेस। ये जो आइलैंड नेशन है, टापू जैसा देश है, ये बहुत ही डेंजरस हालातों से गुजर रहा है, एक्सट्रीमली डेंजरस सर्कमस्टेंसेस से गो थ्रू हो रहा है। ये सेंटेंस बनाया था हमने श्रीलंका पे 2022 में, जब 21-22 में आ गया था ना वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए, अगला वर्ड है लास्ट, प्रिवेल। देखिए, प्रिवेल वो चीज़ करेगी जो रूल करेगी, डोमिनेट करेगी या चलन में होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो ऑस्ट्रेलिया ने मैच में प्रिवेल किया, ऑस्ट्रेलिया ने मैच में डोमिनेट किया। मान लीजिए रशिया यूक्रेन की वॉर है, अगर यूक्रेन कैसे भी जीत गया तो यूक्रेन ने प्रिवेल किया रशिया के ऊपर, यूक्रेन ने डोमिनेट किया, रूल किया। और मान लीजिए कोई अभी फैशन चल रहा है नया, मान लीजिए आजकल चल रहे हैं ना अलग अलग तरह के फैशंस, कोई ऊंची पैंट पहनता है, कोई, है ना, इस तरह की, तो वो फैशन भी आजकल प्रिवेल कर रहा है, चलन में है। तो ये वर्ड जो है जीतने के लिए, डोमिनेट करने के लिए और चलन में होने के लिए तीनों तरीके से यूज़ होता है।
डिटेल में इसीलिए करवा रहा हूँ, एक मीनिंग समझ लोगे, फिर दूसरा मीनिंग किसी क्लास में किसी आर्टिकल में देखोगे, फिर कंफ्यूज होगे। तीनों मीनिंग रखता है। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स, पॉवर्टी एंड करप्शन प्रिवेल। बावजूद उस रिटोरिक के, बड़ी बड़ी बातों के, हाई फाई टॉक्स के, जो थी रिफॉर्म्स को लेकर के, बदलाव या सुधारों को लेकर के, कह रहे इसके बावजूद गरीबी और भ्रष्टाचार आज भी प्रिवेल करता है, चलन में है। समझ गए? चलिए, इसकी नाउन फॉर्म होती है प्रेवलेंस। कौन सी चीज़ कितनी चलन में है वो उतनी प्रेवलेंट होती है, उसकी नाउन फॉर्म है प्रेवलेंस। 5 वर्ड्स हो गए। वर्ड्स ईजी नहीं है आज के। आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। सरकार ने एक नया प्रपोजल बनाया कि हम एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएंगे, एक आईटी सेल बनाएंगे, जिसमें 15, 20, 50, 100 लोग बैठे होंगे, और उनका काम ये होगा रैंडमली सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आ रहे हैं उनको चेक करते रहना, और फिर फैक्ट चेक करके बताना क्या कोई मैसेज गलत है या सही है, उसमें लिखी हुई बात सच है या मिसलीडिंग है, और जो मैसेजेस गलत हों उनको ब्लॉक कर देना, उनको आगे फॉरवर्ड करने से हटा देना। तो इस चीज़ को, इस यूनिट को देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है ना, उल्टी सिल्टी बातें हमारे पास नहीं आएंगी। इस यूनिट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई इस यूनिट का तो आप गलत फ़ायदा भी उठा सकते हो। कभी आपको कोई मैसेज ऐसा लगे जो सच भी हो लेकिन आपके खिलाफ हो, यानी सरकार के खिलाफ हो, तो आप क्या करोगे, उस मैसेज पे झूठ का आप ठप्पा लगा दोगे और उसको माइनस कर दोगे, सिस्टम में से बाहर निकाल दोगे। तो इससे आप अपनी पावर्स को मिसयूज करने की आपको पावर मिलती है। ये फैक्ट चेक यूनिट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको नहीं बनाया जा सकता। समझ गए? अब इसको डिटेल में जानेंगे। सरकार अगर बदमाशी करना चाहे तो कौन कौन से जरिए हैं इस फैक्ट चेक यूनिट को यूज करके, आर्टिकल में अब देखेंगे। आज की टोन है क्रिटिकल, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है इस यूनिट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है द सेंटर्स मूव टू क्रिएट अ फैक्ट चेकिंग यूनिट एम्पावर टू ऑर्डर the removal of fake or false or misleading information from digital and social media platforms was never likely to succeed। कह रहे सेंटर का जो मूव है, हरकत है, क्रिएट करने की एक फैक्ट चेकिंग यूनिट को, कह रहा है, और वो यूनिट जो एम्पावर्ड है, जो सक्षम है, इनेबल्ड है, जिसको ये सत्ता मिली हुई है कि वो ऑर्डर कर सकती है हटाए जाने को, रिमूवल को, या तो कोई फेक या फिर कोई फॉल्स या फिर कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो उसे। और रिमूव कहाँ से करने का ऑर्डर देगी? फ्रॉम डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। कह रहा है ये जो मूव है ना, कि ऐसे एक यूनिट बनाएंगे जिसमें इतनी पावर होगी कि वो बोल देगी कि ये मैसेज अब फॉरवर्ड नहीं होगा। कह रहा है ये मूव जो है, ये जो हरकत है, ये कभी सक्सीड होनी ही नहीं थी। भारत देश में कभी इस हरकत को कामयाबी नहीं मिलनी थी। तो सेंटर जो ये यूनिट बनाने की सोच रहा है, सुप्रीम कोर्ट के होते ऐसी यूनिट्स, तानाशाही यूनिट सेंटर नहीं बना सकता। मूव सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है, लाइकली मतलब संभावित, सक्सीड करना यानी सफल होना। सक्सीड वर्ब देख करके लगता है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म होगी, पीछे ईडी आ रहा है, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। 2+ में सक्सीड वर्ब की बेस फॉर्म लगाई गई है, ठीक है ना। कामयाब होने को अंग्रेजी में बोलते हैं सक्सीड। सेकंड फॉर्म होती है सक्सीडेड, थर्ड फॉर्म होती है सक्सीडिड। कह रहा है जी जस्टिस A.S. चंद्रकर ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन द अमेंडेड रूल इन अ टाई ब्रेकिंग रूलिंग। कह रहे जस्टिस जो हैं साहब A.S. चंद्रकर साहब बॉम्बे हाई कोर्ट के, इन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के, स्ट्रक डाउन। स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है स्ट्रक, और स्ट्राइक डाउन करना यानी किसी चीज़ को गिरा देना, किसी प्रपोजल को, एक्ट को, कानून को कैंसिल कर देना। तो जस्टिस साहब ने कैंसिल ही कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, गिरा दिया इस रूल को जो सरकार ने अमेंड किया था, जिसमें सुधार किया था। और कब किया है ये? इन्होंने किया टाई ब्रेकिंग रूलिंग में, एक ऐसे फैसले में जिसमें टाई ब्रेकिंग हो गई थी। 3 जजेज हैं, एक ने बोला होनी चाहिए, दूसरे ने बोला नहीं होनी चाहिए। तो जस्टिस साहब से पूछा गया लास्ट में तीसरे जज से, इन्होंने इस टाई ब्रेकिंग यानी ड्रॉ वाले मैच में नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ इन्होंने अपना वोट किया। मीनिंग समझ गए? अब ये टाई ब्रेकिंग रूलिंग कब थी भाई? ये थी आफ्टर अ 2 जज बेंच इन जनवरी वॉज स्प्लिट ओवर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। जब एक 2 जजेस की बेंच जो थी जनवरी में, वो स्प्लिट थी, वो बटी हुई थी इस चीज़ के ओवर, इस चीज़ के ऊपर, और ये चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर, संवैधानिक वैधता के ऊपर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है गलत है, इस चीज़ के ऊपर विचार चल रहा होगा जनवरी में। तो उसमें क्या 2 जजेस ने, एक ने बोला सही है, एक ने बोला गलत है, मामला टाई हो गया है ना, ड्रॉ हो गया। तो इस बार जस्टिस साहब ने, चंद्रकर साहब ने बोल दिया गलत है, और इस ड्रॉ को तोड़ दिया, टाई ब्रेकिंग रूलिंग को। जस्टिस साहब की वर्ब है स्ट्रक डाउन। स्ट्राइक डाउन करना, ले असाइड करना, पुट असाइड करना, कैंसिल करना, एन्यूल करना, एब्रोगेट करना, विड्रॉ करना, किसी मामले को, किसी फैसले को, किसी कानून को गिरा देना, ठीक है।
सारे इसके सिनोनिम्स हैं, नलीफाई, ओवरटर्न। चलिए, टू जज बेंच की वर्ब है वॉज। अच्छा ये बताओ मुझे, ये टू जज बेंच स्प्लिट थी, स्प्लिट का मतलब होता है बटा हुआ होना, इट वॉज स्प्लिट, तो ये स्प्लिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई गई यहाँ? स्प्लिट वैसे एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए। ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि वॉज स्प्लिट, वॉज ब्रोकन, अपने ऐसा लिखते हैं ना, द चेयर वॉज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई थी। टू जज बेंच वॉज स्प्लिट, दो जज की बेंच भी अलग अलग थी, स्प्लिट थी, बटी हुई थी। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए थी, जैसे ब्रोकन लगती है, लेकिन इसलिए थर्ड फॉर्म नहीं लगी क्योंकि भाई साहब ये थर्ड फॉर्म ही है। स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट, V1 V2 V3 सेम होती है। आपको ऐसी सारी वर्ब्स का खास ख्याल रखना है जिनमें V1 से V2 और V2 से V3 में जाते हुए कोई बदलाव नहीं होता। अब ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं? मेरी मानो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और जितनी आपको याद है एक बार दिमाग में घुमा लो। मैं लिख देता हूँ, फिर मैच कर लेना, ठीक है? एक तो स्प्लिट हो ही गई, ये तो आपके सामने ही है। और कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनकी V1 V2 V3 सेम है? वीडियो को पॉज करके पहले खुद से देख लेना, फिर कितनी आपको आती है। मैं 15-20 यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? लिखूँ? कट, सेट, पुट, कोस्ट, हिट, हर्ट, स्प्रेड, बर्स्ट, वेड, बिड, कास्ट, ओवरकास्ट, क्विट, ब्रॉडकास्ट। और भी होंगी, करवाई तो खूब हुई हैं आपको, जितनी मेरे को याद आई मैंने फटाफट डाल दी। बढ़े आगे। इन वर्ब्स की V1 V2 V3 को कभी भी चेंज नहीं करना। हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, क्विट क्विट क्विट, ठीक है? बस्ट बस्ट बस्ट। कह रहा है जी, आगे कह रहा है, इन एन ओपिनियन दैट मेक्स इट ए 2-1 डिसीजन ही अग्रीड विद द व्यू ऑफ जस्टिस GS पटेल। कह रहा है एक ऐसी ओपिनियन में जब इसको 2-1 का डिसीजन बना देती है, पहले 1-1 था अब 2-1 हो गया, जस्टिस साहब जो है ना की तरफ आ गए। कह रहे एक ऐसे ओपिनियन में जो इसको 2-1 का डिसीजन बना देती है, इसमें वो अग्री कर गए जस्टिस GS पटेल की व्यू के साथ, नज़रिए के साथ। और जिन्होंने क्या कहा था जस्टिस साहब ने जनवरी में, पटेल साहब ने ये कहा था, हु हैड हेल्ड दैट द प्रोविजन वायलेटेड द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जिन्होंने इस बात को होल्ड किया था, मजबूती से पकड़ के रखा था अपने फैसले में, दैट वो ये कि सरकार का कानून वायलेट करता है, उल्लंघन करता है, ब्रीच करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति के अधिकार को। कह रहा और एंड सॉट टू कोर्सिवली क्लासिफाई स्पीच एज ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन वेग एंड अनडिफाइंड टर्म्स। और ये सॉट करता है, सीख की सेकंड फॉर्म है सॉट, या थर्ड फॉर्म लगा दें तो ये थर्ड फॉर्म है सीख की। कोशिश करता है ये कि ये कोर्सिवली यानी मजबूरन, यानी जोर जबरदस्ती से क्लासिफाई करे, कैटेगराइज करे, दो कैटेगरी में बांटे किसी भी स्टेटमेंट या स्पीच को, या तो सच्चा एज ट्रू या फिर झूठा एज फॉल्स। और ये बांटेगा बेस्ड ऑन आधार पे ऐसी टर्म्स के, ऐसी कंडीशंस के जो अनडिफाइंड भी हैं, वेग भी हैं, जो साफ से बताई भी नहीं गई हैं और क्लियर भी नहीं है। तो आपकी कोई कंडीशन तो है नहीं, किसको सच बोलोगे? कोई आधा झूठ है, कोई पूरा झूठ है, कोई पूरा सच्चा है, कोई आधा सच्चा है। आपके पास पावर है, आपने अपने हिसाब से बोल दिया सच है झूठ है, तो ये नहीं चलेगा। तो जस्टिस GS पटेल साहब ने यही बोला था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का आप गला घोंट दोगे, लोगों की आवाज़ को दबाओगे इस फैक्ट चेकिंग यूनिट के जरिए, और ज़बरदस्ती किसी भी स्पीच को ट्रू और फॉल्स बोलोगे ऐसे क्राइटेरिया के आधार पे जो हमें ही नहीं पता, आप कैसे बताओगे? वेग है, बहुत अनक्लियर और अनडिफाइंड है। लंबा सेंटेंस है, देखो इतना बड़ा, छोटे छोटे पीस करके हमने इसको पढ़ा। चलिए, दैट आया ओपिनियन के लिए, वो ओपिनियन जो इसको बनाती है 2-1 का केस, दैट मेक्स इट अ 2-1 डिसीजन। ये मैंने क्यों बताई बात? दैट ओपिनियन के लिए आया, ओपिनियन सिंगुलर है इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है, पीछे एस लगा हुआ है। ही जस्टिस साहब के लिए है ना, ही की वर्ब है अग्रीड। चलिए, ये जस्टिस पटेल के लिए आया, हु, इसकी वर्ब है हैव हेल्ड, हैड हेल्ड और हैड सॉट। ये दोनों ही काम कर चुके थे, ठीक है? नहीं, ये सॉट इनकी वर्ब नहीं है, सॉट जो है प्रोविजन की वर्ब है। इन्होंने ये कहा कि प्रोविजन वायलेटेड द राइट्स एंड प्रोविजन सॉट टू क्लासिफाई, ठीक है? तो प्रोविजन की दोनों वर्ब्स हैं, वायलेटेड एंड सॉट। सीख की सेकंड फॉर्म लगी हुई है V2। कोअर्सिव यानी बहुत, है ना, मजबूरी वाला, जोर जबरदस्ती वाला। कोअर्सिवली मतलब जोर जबरदस्ती के साथ में। चलिए आगे बढ़े। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, जो, ठीक है ना, एकदम क्लाउडी सा हो, जिसमें क्लियर आपको पता ना लगे चीज़ें कैसे होंगी। कह रहा है द रूल इंट्रोड्यूस्ड एज एन अमेंडमेंट इन 2023 टू द रूल्स गवर्निंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरीज
and digital media ethics meant that once the fact checking unit flagged a piece of information on social media platform as fake, false or misleading, the platform was bound to take it down. कह रहे ये रूल ये था कि ये जो रूल था जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ जो लेकर के आया गया एक अमेंडमेंट या सुधार के तौर पे सन 2023 में, और सुधार लाया गया था उस रूल्स में, उस एक्ट में जो गवर्न करता था आईटी इंटरमीडियरीज और डिजिटल मीडिया एथिक्स को। तो एक कानून बना रखा है सरकार ने, फेसबुक इंस्टाग्राम देश में कैसे चलेगा, है ना। कोई गलत पोस्ट है उसको कैसे हटवाया जाएगा, कोई गंदी पोस्ट है, कोई इंडियंस के खिलाफ पोस्ट है, तो एक पूरा कानून बना हुआ है इसके लिए। कानून का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स। तो इसी कानून में 2023 में इन्होंने अमेंडमेंट लाए यानी सुधार लाए और इस नए रूल को इन्होंने बीच में घुसा दिया, फैक्ट चेकिंग यूनिट वाला। कह रहे ये जो रूल है ना जो इस टाइप का था, इसका ये मीनिंग था कि एक बार जब सरकार की आईटी सेल ने, फैक्ट चेकिंग यूनिट ने फ्लैग कर दिया, झंडा लगा के बता दिया या ध्यान खींच करके बता दिया, फ्लैग करना, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, किसी भी इंफॉर्मेशन की टुकड़े को, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताया फेक या झूठा या बरगलाने वाला, मिसलीडिंग, तो फिर प्लेटफॉर्म जो है वो बाउंड था, वो है ना उस पर दबाव था, बंधा हुआ था कि वो उस पोस्ट को टेक डाउन करे, उसको वहाँ से रिमूव करे। तो ये नया रूल इन्होंने बनाया। एक बार हमने बोल दिया कि ये झूठा है मैसेज, मिसलीडिंग है, तो फेसबुक को वो मैसेज, ट्विटर को वो मैसेज हटाना ही है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इतना सख्त रूल था ये, इतना पावर करने वाला, एम्पावर करने वाला रूल है सरकार के लिए। रूल की वर्ब है मेंट, यूनिट की वर्ब है फ्लैग। फैक्ट चेकिंग यूनिट आप समझ चुके हैं, फ्लैग करना यानी किसी गलत चीज़ की तरफ सबका ध्यान खींचना। जब रेलवे में क्या होता है, ये निकलते हैं ना जब रेलवे के कर्मचारी, इनको कहीं पटरी टूटी हुई मिलती है तो क्या करें, वहाँ पे या तो खड़े रहें और ट्रेन को रोकें। और ट्रेन को कैसे रोकें, ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही हो तो, है ना। तो ये क्या करते हैं, पहले, अब तो वॉकी टॉकी आ गए, सब कुछ आ गया, पहले के ज़माने में वहाँ झंडी लगा देते थे हरे रंग की, लाल रंग की, लाल झंडी, दूर से गाड़ी को दिख जाए फ्लैग कर देते थे, वो गाड़ी वहीं रुक जाए। तो वहीं से इस वर्ब को निकाला गया, फ्लैग करना चीज़ों को, गलत चीज़ की तरफ सबका ध्यान खींचना कि भाई रेलवे ट्रैक टूटा हुआ है, ट्रेन को धीरे कर लो या रोक लो। चलिए, बाउंड होना, किसी चीज़ के लिए बंधा हुआ होना, मजबूर होना, अगर आप बाउंड हैं तो उस काम को आपको करना ही पड़ेगा। टेक समथिंग डाउन करना, किसी रिमूव करना पोस्ट वोस्ट को, है ना, सोशल मीडिया से। कह रहा है जी फेलियर टू डू सो वुड रिजल्ट इन इट्स लूजिंग इट्स सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। कह रहा है अगर जो कोई फेलियर हुआ, नाकामयाबी हुई ऐसा करने में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने उस पोस्ट को नहीं हटाया, तो उसका रिजल्ट ये होगा, इस प्लेटफॉर्म का लूज कर देना या खो देना अपनी इस सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को। ये क्या होती है आपको आगे बताएंगे। हर प्लेटफॉर्म को ये मिली हुई है, इसी से प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, तो इसको ये सेफ हार्बर की प्रोटेक्शन मिलनी बंद हो जाएगी। और ये है क्या, और ये कुछ भी नहीं है, ये है और एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल एक्शन फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट होस्टेड ऑन अ प्लेटफॉर्म। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन एक एग्जेम्पशन है, एक छूट है लीगल एक्शन से या फिर कानूनी हरकत से, है ना, कानूनी कदम से, थर्ड पार्टी कंटेंट का जो इनके ऐप पे, प्लेटफॉर्म पे होस्टेड है। तो मान लीजिए यूट्यूब पे मैंने कुछ गलत डाल दिया, आपने केस किया मेरे पे और साथ में यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आप केस नहीं कर सकते, यूट्यूब को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मिली हुई है, आप तो सेफ हैं हार्बर में के अंदर, पनाह के अंदर। आपका काम है लोगों की वीडियो को, है ना, चलवाना यूट्यूब पे। अगर किसी ने गलत वीडियो डाली है तो आप उसको हटवा दो, अगर आपने उसको हटाया नहीं फिर आपको ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन हम नहीं देंगे। फिर जब उस आदमी पे केस चलेगा तो आप पे भी केस चलाएंगे साथ में, है ना। आपको हमने बताया था कि इसकी पोस्ट हटाओ, आपने नहीं हटाई, तो ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो बाय डिफॉल्ट सभी प्लेटफॉर्म्स को मिली है, ये एग्जाम्पशन इनसे छीन ली जाएगी। मीनिंग समझ में आ गया। चलिए, एग्जाम्पशन का मतलब होता है छूट, फेलियर की वर्ब है वुड रिजल्ट इन, फेलियर रिजल्ट इन होगा, इस नतीजा उसका ये निकलेगा। हार्बर क्या होता है, पनाह, रिफ्यूज, जहाँ पे आपको शरण मिले। एग्जाम्पशन यानी छूट होती है, रिलीफ होता है। एक वन वर्ड बनता है छूट से, एग्जाम्पशन से, एक ऐसी एग्जाम्पशन जो आपको मिली हुई है पनिशमेंट या सजा से, क्राइम को यहाँ तक कि करने से पहले। आपको किसी ने बोल दिया भाई कर दे एक क्राइम, कोई सज़ा नहीं मिलेगी, तो ऐसी छूट को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, जिनको याद है कमेंट्स में डालना, थोड़ा दिमाग चलाओ, साथ में ये वर्ड्स करवाए हुए हैं आपको, मैं लिखने वाला हूँ, पहले कमेंट्स में डाल दो, ठीक है। देखिए ये वर्ड बना है इम्यूनिटी प्लस में पनिशमेंट से मिला है। आपको इम्यूनिटी मिली हुई है पनिशमेंट से, यानी आपको मिली हुई है इम्प्यूनिटी। क्लियर, इम्यूनिटी फ्रॉम पनिशमेंट इज कॉल्ड इम्प्यूनिटी, ये वन वर्ड याद रखें।
कह रहा है एडिटर्स एंड पब्लिशर्स राइटली सॉ द क्रिएशन ऑफ अ फैक्ट चेकिंग यूनिट इन द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एज अ मैकेनिज्म। कह रहा है जो एडिटर्स और पब्लिशर हैं, न्यूज़पेपर चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत सही तरीके से देखा इस चीज़ के क्रिएशन को, जो चीज़ है फैक्ट चेकिंग यूनिट्स, और कहाँ पे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, एक मैकेनिज्म के तौर पे, एक सिस्टम के तौर पे इन्होंने बहुत सही तरीके से इसको समझा है और एक सिस्टम की तरह इसको देखा है। और कौन सा सिस्टम? बाय विच द सेंटर कुड सेंसर एनीथिंग दैट इट डिस्प्यूट्स, जिसके जरिए सेंटर गवर्नमेंट सेंसर कर सकती थी, गला घोट सकती थी, कैंची चला सकती थी किसी भी चीज़ पे जिसको ये डिस्प्यूट करे, जो इसको पसंद ना आए। तो न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़ चैनल वाले तो पहले से तैयार हैं अपने हथियार लेके इस फैक्ट चेकिंग यूनिट के खिलाफ कि आप तो हमारे ऊपर ही इस यूनिट को चलाओगे, हमने कोई भी ऐसी कड़वी बात बोल दी सरकार के लिए, आप बोलोगे झूठ है। एडिटर्स पब्लिशर्स की वर्ब है 100, सेंटर की वर्ब है कुड सेंसर, 8 की वर्ब है डिस्प्यूट्स। कह रहा है जी पॉलिटिकल सटारिस्ट विल बी फोर्स्ड इनटू सेल्फ सेंसरशिप। जो पॉलिटिकल सटारिस्ट हैं, ऐसे लोग जो पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, राजनीतिक बातों को हंसी मजाक के साथ में, तंज के साथ में बताते हैं सटायर करके, वो फोर्स हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे सेल्फ सेंसरशिप में, अपना ही गला घोटने में। सेंसरशिप उन पे कोई और नहीं करेगा, वो खुद पे करेंगे सेंसरशिप कि यार कुछ ऐसा नहीं लिख दूं सरकार अंदर डाल दे। तो सेल्फ सेंसरशिप के लिए वो फोर्स हो जाएंगे। ऐसा कौन बोला? आर्ग्यूड कॉमेडियन कुणाल कामरा। ऐसा कॉमेडियन कुणाल कामरा ने आर्ग्यू किया, दलील पेश की। ठीक है, कुणाल कामरा कौन है आप देख लेना, कॉमेडियन है, और ठीक है ना, इस तरह की बातें करते हैं वो। पॉलिटिकल सटारिस्ट की वर्ब है विल बी फोर्स्ड। सटारिस्ट मतलब जो आदमी सटायर करता हो, ह्यूमर करता हो, तंज कसता हो, है ना, इस तरह की बातें करता हो, पैरोडी वगैरह की। देखो ये वर्ड सटायर से बना है, सटायर से बना है, सटायरिस्ट, है ना, लेकिन सटायर से मिलता जुलता एक और वर्ड है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको कंफ्यूज मत करना सटायर से। पहला वर्ड तो क्या है? सटायर, ठीक है, सटायर। दूसरा वर्ड जो है वो है जी अटायर। सटायर यानी उपहास, अटायर यानी परिधान। लिख दो यहाँ परिधान, जो कपड़े वपड़े आप पहनते हैं किसी अप्रैल, किसी खास फंक्शन के लिए, दैट इज योर अटायर। दोनों अलग वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स भी अलग हैं, बोलने में लगभग सेम लगते हैं, सटायर एंड अटायर। ध्यान रखना, आज के क्विज में आपसे पूछे। कह रहा जी द गवर्नमेंट कंटेंडेड दैट रेकलेसली पनिश्ड पब्लिश्ड मटेरियल दैट वाज कॉन्ट्रेरी टू ट्रूथ कैन नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। कह रहे जवाब में गवर्नमेंट ने कंटेंट किया, अपना विरोध रखा। कंटेंट करना यानी किसी चीज़ के साथ सामने जो है अपना एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट रखना कि यार आप ऐसा बोल रहे हो, नहीं मेरा ये मानना है। तो सरकार ने अपना दलील पेश किया कि जो रेकलेसली पब्लिश्ड मटेरियल है, बेपरवाह जो पब्लिश होता हुआ मटेरियल है, जो कॉन्ट्रेरी टू था, जो उल्टा था ट्रुथ से यानी सच से, यानी जो झूठा था, उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं हो सकती, संवैधानिक सुरक्षा ऐसे कंटेंट को नहीं मिल सकती। और क्या बोला सरकार ने? दूसरी बात एंड लगा के बोला है, कह रहा एंड दैट अग्रीड प्लेटफॉर्म्स वर फ्री टू अप्रोच द कोर्ट्स फॉर रेमेडी। ये भी बोला सरकार ने। देखो सरकार ने दो चीज़ें बोली है। सरकार ने कंटेंटेड दैट, पहली बात तो ये वाली पूरी, और दूसरा सरकार ने कंटेंटेड दैट, ये दूसरी बात, कि जो पीड़ित प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनको इस कानून से पीड़ा है, कुछ दर्द है, वो आज़ाद हैं अप्रोच करने के लिए कोर्ट्स को, रेमेडी के लिए या इसके इलाज के लिए। सरकार ने बोला हम तो बनाएंगे, तुम्हें डर लगता है तो कोर्ट चले जाओ। ये सब कोर्ट चले गए, कोर्ट ने सरकार का कानून गिरा दिया। गवर्नमेंट की वो है कंटेंटेड, कंटेंट करना किसी चीज़ के लिए, समझ गए ना, दलील रखना उसके सामने। दैट की वर्ब है वॉज, दैट आया है रेकलेसली पब्लिश्ड मटेरियल के लिए, ठीक है। मटेरियल की वर्ब है कैन नॉट हैव, कंट्रेरी टू होना, किसी चीज़ से उल्टा होना, अपोज टू होना, ऑपोजिट होना। अग्रीव्ड यानी पीड़ित, जिसके ऊपर कुछ है ना, कुछ गलत हुआ है, अग्रीव्ड होगा। प्लेटफॉर्म्स की वर्ब है फ्री। रेमेडी का मतलब होता है किसी चीज़ का इलाज, सोल्यूशन। रेमेडी एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है। वर्ब का मतलब हो गया इलाज करना, और नाउन फॉर्म में मतलब इलाज, है ना, किसी चीज़ का सोल्यूशन। नाउन फॉर्म में इसके कुछ एंड सिनोनिम्स हैं, एलिक्सिर, पेनेशिया, नॉस्ट्रम, स्नेक ऑयल, जो आपको आने चाहिए। एलिक्सिर और पेनेशिया ऐसी दवाएं हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं रामबाण, सब मर्जों की दवा। वैसे कोई ऐसी दवा है नहीं, लेकिन एक इमेजिनरी दुनिया में अगर कोई ऐसी दवा होगी संजीवनी बूटी जैसी, तो उसको बोलेंगे एलिक्सिर या पेनेशिया। और नॉस्ट्रम एक ऐसी दवा है जो लगती तो है मतलब रेमेडी या एलिक्सिर, लेकिन सच में वो कुछ है नहीं। कोई झोला छाप बाबा जो आपको कुछ चूरन दे देता ना और बोलता है इसको खा के ताकत आ जाएगी आप में, इसको खा के जवान हो जाओगे, ऐसी दवाओं को अंग्रेजी में नॉस्ट्रम या स्नेक ऑयल बोलते हैं। ये दोनों फेक मेडिसिन हैं, ठीक है, और ये दोनों सच मेडिसिन हैं, लेकिन इमेजिनरी हैं, सिर्फ
ख्याली दुनिया की मेडिसिन है, रियल में ऐसी नहीं होती। चलिए ये चारों वन वर्ड्स याद रखना, आज नॉस्ट्रम मैंने आपसे क्विज में पूछा है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा है जी, हाउएवर 2 ऑफ द 3 जजेस हैव फाउंड द रूल अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कह रहा है लेकिन 3 जजेस जो हैं, 3 में से 2 जजेस ने पाया या फाउंड किया इस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक। उनके हिसाब से ये संविधान के खिलाफ था। और ये कैसे पाया? नोटिंग दैट द टर्म्स फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग वर नॉट डिफाइंड। ये नोट करते हुए पाया कि ये जो टर्म्स हैं, ये जो शब्द हैं, झूठा, फेक, फॉल्स, नकली, मिसलीडिंग, बरगलाने वाला, कह रहा है ये सारे डिफाइंड ही नहीं है, इनकी कोई परिभाषा ही नहीं है। एंड देयर वॉज नो स्कोप फॉर रिड्रेस प्रोवाइड इन द रूल्स। और कोई स्कोप नहीं था, कोई दायरा नहीं था, कोई गुंजाइश नहीं थी रिड्रेस की या कंप्लेन सुलझाने की जो इस रूल में प्रोवाइडेड हो। मतलब किसी को अगर आपने बोल दिया है फेक मैसेज है, तो वो आदमी कहीं कोई अथॉरिटी भी नहीं है, उसको जाके ये भी नहीं बोल सकता कि सरकार ने मेरे मैसेज को बिना बात का फेक बोला है। कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म, कोई करेक्शन कोर्स आपके रूल्स में आपने नहीं बनाया। तो ये इनका कहना था। 2 जजेस की वर्ब है फाउंड, टर्म्स की वर्ब है वर नॉट डिफाइंड, स्कोप की वर्ब है वॉज, रिड्रेस मैंने आपको भी समझाया। कह रहे जी, अनदर पॉइंट दैट वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वॉज दैट द रिस्ट्रिक्शन वॉज अप्लाइड ओनली टू इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंटर। कह रहे फिर एक और पॉइंट दिया उन्होंने जो कि सरकार के खिलाफ गया, वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट हुआ। ये पॉइंट क्या था? ये पॉइंट ये था जज साहब का, इन दोनों का, कि जो पाबंदियां लगाई गई हैं वो सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन को लगाई गई हैं जो सेंटर के बारे में है, एंड नॉट अदर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन पे नहीं लगाई गई है। तो सेंटर कह रहा है हम तो सारे मैसेज नहीं पढ़ेंगे, हम तो वो मैसेज पढ़ेंगे जो केंद्र सरकार के बारे में हो, हमारे मंत्रियों के बारे में हो, हमारे पीएम होम मिनिस्टर के बारे में हो। अगर वो कुछ गलत निकलेगा तब उसको हटाएंगे। समझ रहे हो? तो क्या एजेंडा इनका, इस आईटी सेल को बनाने का एजेंडा, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा ना क्या कहना चाह रहा है। चलिए अनदर पॉइंट की वर्ब है वॉज, दैट वेंट, दैट आया है पॉइंट के लिए। रेस्ट्रिक्शन की वर्ब है वॉज अप्लाइड। चलिए कह रहे जी, जस्टिस चंदूरकार also agreed with Justice Patel that a restriction on free speech based on whether something is true or false was not one of the circumstances listed in Article 19(2) of the Constitution। कह रहे फिर जस्टिस चांदूरकर ने इस चीज़ पे भी अग्री किया जस्टिस पटेल के साथ कि एक रेस्ट्रिक्शन जो है फ्री स्पीच पे, एक पाबंदी जो है अभिव्यक्ति के अधिकार पे, राइट टू एक्सप्रेस पे, कह रहा और जो आधार पे होगी हाँ या ना इस चीज़ पे कि कोई चीज़ ट्रू और फॉल्स है या नहीं, कह रहा है ये नहीं है उन सर्कमस्टांसिस में से एक, उन हालातों में से एक, उन कंडीशंस में से एक जो आर्टिकल 19(2) में लिस्टेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और क्यों? फॉर इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, ये आर्टिकल बताता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करने की बात को। तो आर्टिकल 19(2) में लिखा हुआ है कि अभिव्यक्ति का अधिकार आपको मिलेगा, लेकिन 19(2) वाले केसेस में जो केस हैं उसमें नहीं मिलेगा। तो इन्होंने यही बोला चंदूरकर वाले साहब ने कि झूठे सच्चे की बात तो 19(2) में कहीं लिखी नहीं हुई है। मतलब संविधान का मूल ढांचा जो है, केशवानंद भारती केस है ना, मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते हैं। तो संविधान का जो मूल ढांचा है आप उसके हिसाब से देखें तो 19(2) के अंदर इस बात का जिक्र कहीं नहीं किया गया कि झूठे और सच्चे को आप के आधार पर आप किसी चीज़ को रोकेंगे। हालांकि इसमें बदलाव होना भी चाहिए। अगर कोई चीज़, संविधान तो 70 साल पुराना है ना, 75 साल पुराना। तो फिर इनका आर्ग्यूमेंट ये था। जस्टिस चांदूरकर सब की वर्ब है अग्रीड, रेस्ट्रिक्शन की वर्ब है वॉज, समथिंग की वर्ब है इज, सर्कमस्टांस यानी हालात या कंडीशन। मीनिंग समझ में आ रहा है ना? और ज़्यादा समझ नहीं आए तो आर्टिकल 19(2) निकाल लेना नेट पे, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी जो जस्टिस साहब कहना चाह रहे हैं। कह रहा द अदर जज ऑन द बेंच जस्टिस नीला गोखले हैड अपहेल्ड द रूल्स। कह रहे फिर जो दूसरी जज थी इस बेंच में, जस्टिस नीला गोखले मैडम, इन्होंने अपहेल्ड किया था, सपोर्ट किया था, मेंटेन किया था सरकार के इस रूल को। भाई 2 जस्टिस ने तो मना बोल दिया कि ये नहीं लाएंगे रूल को, तो ये अकेली एक जस्टिस थी नीला मैडम जिनका कहना था कि ये रूल सही है सरकार के हिसाब से, सरकार का। और ये कैसे अपहेल्ड किया था? होल्डिंग दैट इट वॉज नॉट वेगली वर्डेड एंड दैट देयर वॉज नो बार ऑन प्लेटफॉर्म पब्लिशिंग अ डिस्क्लेमर टू रिटेन इट्स सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। कह रहे ये होल्ड करते हुए कि ये नहीं था वेगली वर्डेड, इस रूल में वर्ड्स को बहुत अनक्लैरिटी से वर्ड नहीं किया गया, साफ साफ लिखा गया, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है और कोई भी बार नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है। बार का मतलब होता है पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन। किसी भी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करने में इस डिस्क्लेमर को जो है रिटेन करने का, इसके सेफ हार्बर की प्रोटेक्शन को।
तो जस्टिस साहब का यही कहना था, नीला मैडम का, सरकार का रूल बिल्कुल सही है, ये आईटी सेल बने और ये इस रूल में जो भी लिखा हुआ है हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई भी वेग वर्डेड बात नहीं लिखी हुई, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये अप्लाई होगा वो प्लेटफॉर्म बड़े प्यार से उस जो है पोस्ट को हटा सकता है और अपना डिस्क्लेमर लगा सकता है कि हमने इसको हटा दिया है सरकार के कहने पे। इससे इनका सेफ हार्बर स्टेटस, प्रोटेक्शन का स्टेटस बना रहेगा। तो इन्होंने सरकार के हक में फैसला दिया। चलिए, अनदर जज या अदर जज की वर्ब है अपहेल्ड, हैड अपहेल्ड। इट की वर्ब है वाज नॉट वर्डेड। बार की वर्ब है वॉज। डिस्क्लेमर यानी किसी चीज़ को लेकर के एक स्टेटमेंट देते हैं ना आप, लीगल स्टेटमेंट। चलिए, ज़्यादा लंबा तो नहीं लग रहा आज? थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल ज़्यादा हो गया ना, कुछ बच्चों को जिनको कॉन्स्टिट्यूशन लीगल समझ नहीं आते मामले, उनको लग रहा होगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ज़रूरी है ये। कह रहा था, चलो ये वाला हो गया, अब थोड़ा सा रह गया। कह रहा है जी, शी ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया दैट सच अ रूल वुड हैव अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द फ्री स्पीच। कह रहा उन्होंने इस ख्याल को भी रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया कि ऐसा कोई रूल एक चिलिंग इफेक्ट रखेगा, एक बहुत ही डराने वाला असर रखेगा फ्री स्पीच पे, अभिव्यक्ति के एक्सप्रेशन की हक पे। वो कह रही है बिल्कुल ठीक है, इससे कोई किसी का गला नहीं दबेगा इस रूल के आने से। कह रहा है द प्रेवलेंस ऑफ मिस इंफॉर्मेशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन इज अ प्रॉब्लम दैट अनडाउटेडली रिक्वायर्स टू बी टैकल्ड। कह रहा है जो प्रेवलेंस है, जो चलन है, याद है ना प्रिवेल से प्रेवलेंस, कितनी चीज़ कौन सी चलन में है वो कितनी प्रिवेल करती है या उसकी कितनी प्रेवलेंस है। तो कह रहा है जो प्रेवलेंस है, जो चलन है मिस इंफॉर्मेशन और फॉल्स इंफॉर्मेशन का, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको बिना शक के रिक्वायर्ड है कि ज़रूरत है कि टैकल किया जाए। हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इसको टैकल नहीं करना है, करना ही है। कह रहा है जी, बट इट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू क्रिएट अ मैकेनिज्म बाय विच द गवर्नमेंट बिकम्स अ जज। कह रहा है लेकिन ये एक कॉज, एक्सक्यूज नहीं हो सकता, एक बहाना नहीं हो सकता टैकल करने का, एक बहाना नहीं हो सकता एक ऐसे सिस्टम को या मैकेनिज्म को क्रिएट करने का जिसके जरिए सरकार एक जज बन जाती है अपने ही केस में। बिकम अ जज इन इट्स ऑन केस मतलब खुद का ही जज बन जाना है ना, ऐसा काम नहीं कर सकती। और द सोल आर्बिटर ऑफ वट इंफॉर्मेशन अबाउट इट सेल्फ इज मिसलीडिंग, या फिर सरकार खुद ही पंचायती खोल लेती है, सोल आर्बिटर बन जाती है उस चीज़ का या उस इंफॉर्मेशन का इसके बारे में जो मिसलीडिंग है। तो अगर आप खुद ही बताओगे कि आपकी कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, तो आप तो हमेशा अपनी एम्बेरसमेंट भरी भरी बातों को बोलोगे झूठ है। तो आप अपने खुद के केस में जज नहीं बन सकते, आप खुद नहीं बता सकते कि आपने क्या अच्छा क्या बुरा किया, ये काम किसी दूसरे को सौंपो। तो यही जो मैकेनिज्म है, ऐसे मैकेनिज्म को आप, है ना, ऐसे बहाना लेकर के, सच झूठ का लेकर के आप ऐसा मैकेनिज्म खुद क्रिएट नहीं कर सकते। बस यही कहना चाह रहा है। प्रेवलेंस की वर्ब है इज, प्रेवलेंस चलन है। दैट की वर्ब रिक्वायर्स, दैट आया है प्रॉब्लम के लिए। इट की वर्ब है कैन नॉट बी, गवर्नमेंट की वर्ब है बिकम्स। बिकम अ जज इन इट्स ओन कोज यानी अपने ही कोज में, अपने ही मकसद में, अपने ही केस का जज बन जाना, है ना। और सोल आर्बिटर मतलब अकेला आर्बिटर, आर्बिटर वो आदमी होता है जो पंचायती करके किसी मामले को सुलझाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन की वर्ब है इस। चलिए रैप अप करेंगे, क्लास थोड़ी लंबी होगी, आर्टिकल भी कुछ इस तरह का था। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट हमने मिस कर दिया, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये जो लिखा हुआ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्यों लिखा गया? क्योंकि आपको एक इंफॉर्मेशन के टुकड़े की बात करनी थी। एक, जब भी इंफॉर्मेशन ऐसा कोई नाउन होता है जो अनकाउंटेबल हो, जैसे इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है, जब भी इसको आपको एक या अनेक में तोड़ना हो, एक इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन, 20 इंफॉर्मेशन, जब भी ऐसा करना हो तो आप बीच में पीस ऑफ नाम का फ्रेज लगाते हैं। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते थे 5 इंफॉर्मेशंस, गलत हो जाएगा वो, 5 इंफॉर्मेशंस गलत है। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे एस नहीं लगेगा, और अगर लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा 5 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, पीछे का एस निकल जाएगा। तो ऐसे ही दूसरे सारे नाउन्स आपको याद होंगे, इक्विपमेंट, मशीनरी, आर्टिलरी, एडवाइस, ब्रेड, पेपर, रिसर्च, लेजिस्लेशन, ज्वेलरी, ये सारे नाउन्स ऐसे ही चलेंगे। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ना तो इनके आगे एस लगेगा, और अगर प्लूरल बनाना हो तो बीच में लगाएंगे पीस ऑफ या पीसीज ऑफ, एक हो तो पीस ऑफ, अनेक हो तो पीसीज ऑफ। तो चलो, कॉन्सेप्ट तो बहुत बार करवा दिया, फटाफट डिटेल में ना करवाने की बजाय आपको मुंह जुबानी बता रहा हूँ। अब आ जाओ अपने क्विज पे। इस आर्टिकल का मेन आर्गुमेंट क्या है? पूरा पढ़ा है आपने। अगर इसको एक सेंटेंस में समझाना हो अपने छोटे भाई बहन को जो 6वीं क्लास में 8वीं पढ़ता है, तो वो एक सेंटेंस कौन सा होगा? फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है, ये जो आईटी सेल की यूनिट होगी, ये वॉयलेट करेगी आपके फ्री स्पीच को, अभिव्यक्ति के अधिकार को, कंटेंट को अपने हिसाब से, अपने मनमाने ढंग से सेंसर करके।
बस ये इसका आर्गूमेंट का मेन जो है, मेन आर्गूमेंट है इस पैसेज का। ठीक है ना। तो ये आईटी सेल आपको नहीं बनानी है, क्योंकि इससे आप हमेशा ऐसे मैसेजेस को रोकने की कोशिश करोगे, झूठा बताओगे जो भले ही सच हो लेकिन आपको पसंद ना आते हो। आर्टिकल के हिसाब से सेंसरशिप और फैक्ट चेकिंग के बीच का क्या रिश्ता होता है ना, क्या रिश्ता होना चाहिए, क्या कौन सा रिश्ता होता है? खुद से कोशिश करना है भाई, मेरा मुंह मत देखो, बहुत इजी है क्वेश्चन ये। रिश्ता यही है कि सेंसरशिप तब तक पैदा होगी जब सरकार खुद ही फैक्ट चेकिंग का जिम्मा या ठेका उठा लेगी। व्हेन द गवर्नमेंट एक्ट्स एज द सोल आर्बिटर ऑफ ट्रूथ, सच का जिम्मा जब जब सरकार उठाती है अकेले, है ना, सोल, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करती है, तब सेंसरशिप इजीली अराइज हो जाती है, सेंसरशिप जो है पैदा हो जाती है। चलो, दोनों क्वेश्चंस इजी थे, बहुत मुश्किल नहीं है, साथ साथ ट्राई देते रहो। ग्रेचुइटस वर्ड का मीनिंग पूछा है चारों में से, अननेसेसरी, कॉन्ट्रेरी, वेग या रेकलेस। यहाँ पे दो वर्ड्स यूज करने हैं, अटायर और सटायर। सही क्रम में सही तरीके से दोनों ब्लैंक्स में यूज करो ताकि सेंटेंस का मीनिंग निकल सके। एक ऐसा आदमी जिसको जज बनाया जाए किसी पंचायत के मामले में या पंचायती के इशू में, उसको क्या बोलते हैं? अच्छे से वर्ड करवाया था। और पनिशमेंट से अगर इम्यूनिटी मिल जाए पनिशमेंट किसी क्राइम को इवन करने से पहले, तो उस इम्यूनिटी को, उस एग्जम्पशन या छूट को वन वर्ड में क्या बोलते हैं? लास्ट में 2-3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, दूसरी मिलेगी इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, और तीसरी आपको जरूर मिलेगी इस वर्ड की वजह से। ढूंढो आराम से तीनों एरर्स को। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे मैंने डाल दिए आंसर्स, चेक करके बताना आउट ऑफ 8 या आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिले। ठीक है, फर्स्ट कमेंट देख लो वीडियो के नीचे, सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। मुलाकात लेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास पूरी देखी हो, अच्छी लगी हो तो पीडी लिख करके बताया करो सर पूरी देखी, और अगर सब समझ में आया तो लिख दिया करो सर पीडी आए। पूरा भी देखता हूँ और सब समझ में आया, इंटरेस्टिंग भी लगा, पीडी आए। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।